हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। हमेशा ही की तरह आज भी मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसे मैं नए नए एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगी। आप सब मेरे वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे पैसे की कमी के कारण एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं या अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं वो भी अच्छी एजुकेशन पा सकें और ज़िंदगी में अपने सपनों को साकार कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हमने डिस्कस करने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। लेकिन भूलिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे लेक्चर्स मेरे से अच्छी तरह समझ पाएं। तो क्या हैं प्रिंसिपल्स डेलीगेशन के? स्लाइड को पॉज करके ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन है 7। सातों के नाम हैं फंक्शनल डेफिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, delegation by results expected, the scalar principle, parity of authority and responsibility, 6th है authority level principle और 7th है absoluteness of responsibility। तो इनको डिस्कस करेंगे हम ढेर सारी एग्जाम्पल्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं डियर लर्नर्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। इस प्रिंसिपल के अंदर जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी है सबसे पहले उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाती है। फिर जो एक तरीके की एक्टिविटीज है जिसे कि मैंने यहाँ पर सिमिलर एक्टिविटीज वर्ड यूज किया है उनको एक ही ग्रुप बना दिया जाता है। तो जब डेफिनेशन की बात आती है तो हर एक पोस्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉय को ये बता दिया जाता है कि तुम्हें क्या क्या काम करने हैं। क्लियरली उसे डिफाइन कर दिए जाते हैं सारे काम। फिर उसके बाद उसे ये भी समझाया जाता है कि उसका क्या रिलेशनशिप होगा उसके कलीग्स के साथ, किस तरीके से उसने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है दूसरे एम्प्लॉयज के साथ तालमेल बिठाकर। इसका मतलब इस प्रिंसिपल के अंदर हर एक एम्प्लॉय को ये बात क्लियर कर दी जाती है कि उसका काम क्या है, क्या गोल्स हैं जो उसने अचीव करके ऑर्गेनाइजेशन को देने हैं, उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं जो वो परफॉर्म करेगा। इस तरीके से सबसे बढ़िया फायदा ये होगा कि लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, लोगों की लॉयल्टी बरकरार रहेगी और किसी को भी किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होगी कि उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं काम करवाने की तो वहां पर दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। पहला एस्पेक्ट है अथॉरिटी और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों एस्पेक्ट्स मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप वहां से सुन सकते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय को जितनी चाहिए उतनी अथॉरिटी भी दीजिए और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देनी है वो भी उसके ऊपर डाल दीजिए, तभी जाके लोगों को अपना काम कर पाने की आज़ादी मिलेगी। और जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करवाना चाहती है, वो एम्प्लॉय उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करके दे देगा। इस तरीके से ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल के अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी, तो वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी एग्जाम्पल मिस ना हो। तो क्या आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर? इस प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है कि हर एक सबऑर्डिनेट ने जो रिपोर्टिंग करनी है वो एक ही सुपीरियर को करनी है, यानी हर एक जूनियर का एक ही सीनियर होगा। अगर आपके भी एक से ज्यादा सीनियर्स होंगे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी कि किसको जाके बताएं काम हो गया। तो यूनिटी का मतलब है एक बॉस का होना। इससे सबके बीच में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी,
सबको क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे ऑर्डर्स कौन देगा और किसको जाके मैंने रिपोर्टिंग देनी है। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर एक से ज्यादा लोग आपको ऑर्डर्स देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि किसको जाकर बताएं मैंने काम कर लिया, किसको जाके रिपोर्ट सबमिट करूं। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए ये बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन का एक ही इमीडिएट बॉस होना चाहिए। अब आ जाती है एग्जाम्पल की बारी। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड को समझने के लिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चीफ है जो कि सबसे सीनियर है। उस चीफ के अंदर 2 मैनेजर्स हैं, नाम लिखे हैं मैंने, फर्स्ट ए मैनेजर और फर्स्ट बी मैनेजर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो फर्स्ट ए मैनेजर है उसका एक ही बॉस है, उसका क्या नाम है, चीफ। उसी तरीके से जो फर्स्ट बी मैनेजर है उसका भी एक ही बॉस है जिसका क्या नाम है, चीफ। उसके बाद ध्यान से अगले लेवल को देखिए, इसमें आ जाती हैं सेकंड ए मैनेजर और थर्ड ए मैनेजर। ये जो दोनों मैनेजर हैं इनके बॉस कौन है, फर्स्ट ए मैनेजर, यानी एक बंदे का एक ही बॉस है। अब दूसरी साइड पर देखिए, राइट हैंड साइड पर सेकंड बी मैनेजर, थर्ड बी मैनेजर, इन दोनों के सीनियर कौन है, फर्स्ट बी मैनेजर। यानी कि कंट्रोल करते समय तो आप ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में समझाया था, लेकिन जब रिपोर्टिंग की बात आती है तो आपने एक ही बॉस को रिपोर्ट करना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि किसके पास जाएं। तो इस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल कहता है एक ही बॉस होना चाहिए। तो क्या होगा अगर एक से ज्यादा बॉस हो जाएंगे, तो होंगे कन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन हो जाएगी, समझ नहीं आएगा क्या करें। तो जो अथॉरिटी जब एक से ज्यादा लोगों को मिल जाएगी तो इंडिविजुअल को नहीं समझ आएगा कि मैं किसके पास जाऊं। तो अथॉरिटी देने वाले को भी कंफ्यूजन, अथॉरिटी जिसको मिली है उसको भी कंफ्यूजन। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर रखने के लिए इस प्रिंसिपल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन बाय रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब हमने अथॉरिटी को डेलीगेट करना है, पावर को डेलीगेट करना है, तो दूसरे को पहले ही बता देना है कि आपसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। यानी कि एक बैलेंस का होना बहुत ही जरूरी है। उतनी ही अथॉरिटी डेलीगेट कीजिए जितना काम आप अगले से करवाना चाहते हैं। ज्यादा अथॉरिटी होगी तो मिस यूज हो जाएगा, कम होगी तो अगला काम नहीं कर पाएगा। यानी कि ध्यान से पढ़िए, अथॉरिटी शुड बी सफिशिएंट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। वर्ड इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट, उतनी ही हो। इफ अथॉरिटी इज इनसफिशिएंट देन रिजल्ट्स विल नॉट बी अचीव। बेबसी हो जाएगी, डिसीजन नहीं ले पाएगा एम्प्लॉय, और जो आप रिजल्ट चाहते हैं उस रिजल्ट को अचीव करके नहीं दे पाएगा। फोर्थ प्रिंसिपल है द स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल का मतलब होता है एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सीनियर और जूनियर का लेवल। तो जब हम हाईएस्ट पोस्ट से लोएस्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं उसे स्केलर प्रिंसिपल बोला जाता है। तो इसके अंदर डायरेक्ट अथॉरिटी रिलेशनशिप्स आएंगी, जो कि सुपीरियर, फिर उसका जूनियर, फिर उसका जूनियर, इसी तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे के साथ सीनियर और जूनियर के रिलेशनशिप में बांट दिया जाएगा। तो जब सब इस रिलेशनशिप के अंदर बढ़ जाएंगे तो हर एक सबऑर्डिनेट को पता होगा कि उसे अथॉरिटी कौन देगा, उसका सीनियर कौन है। अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किसको जाके कांटेक्ट करना है, किससे पूछना है कि भाई ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर दीजिए। तो स्केलर प्रिंसिपल आपको क्लैरिटी देता है कि आपका सीनियर कौन है और आपका जूनियर कौन है। अब आता है फिफ्थ प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो अथॉरिटी है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और दोनों के बीच में एक तालमेल का होना बहुत ही जरूरी है। स्लाइड में देखिए मैंने इक्वल टू का साइन डाला है। इट मीन्स अथॉरिटी भी उतनी ही हो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि अथॉरिटी एक राइट है, एक हक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, यानी एक जिम्मेवारी है।
तो जितनी जिम्मेवारी निभानी है उतना हक यानी उतनी पार तो देनी ही पड़ेगी। तो पैरिटी का मतलब होता है इक्वल। तो अगर ना हुई इक्वल तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा इम्बैलेंस। ध्यान से स्लाइड को देखिए। अगर एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं दी, सिर्फ उसको जिम्मेवारियां दे दी, तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जिम्मेवारी में वो डिसीजन कैसे लेगा? ऑन दी अदर हैंड, अगर एक इंसान को ढेर सारी अथॉरिटी दे दी लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं दी, तो वो लापरवाह हो जाएगा, मिस यूज करेगा अथॉरिटी का। अब हम इसको एक केस स्टडी की मदद से समझते हैं। तो स्लाइड को पूरा देखिएगा, वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा। चलो देखते हैं क्या केस स्टडी ली है मैंने। यहाँ पर मैंने केस स्टडी ली है एक सेल्स मैनेजर की। तो मिस रीटा सेल्स मैनेजर हैं जिनको अथॉरिटी दे दी गई है कंपनी की सेल्स को बढ़ाने की। पूरे इंडिया में वो कहीं पर भी सेल्स कर सकती हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि फंड्स वापस आएंगे कि नहीं। अगर वो उधार पे माल बेचती हैं तो पैसा वापस आएगा कि नहीं, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके ऊपर। अब मिस रीटा क्या सोच रही हैं? वो कहती हैं आई विल कंसंट्रेट ऑन सेल्स ओनली। मेरा सारा ध्यान सेल्स करने पर है। मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं है कि जिसको मैं माल बेच रही हूँ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसका रिजल्ट क्या होगा अगर मैनेजर ऐसे सोचेगी? तो सोचिए 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर अथॉरिटी तो बहुत ज्यादा दे दी कि जहां मर्जी माल बेचो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। तो रिजल्ट ये होगा कि सेल करने के कारण वो किसी को भी माल बेच देंगी और कभी कभी पैसा डूब जाएगा, यानी कि बैड डेट्स हो जाएंगे। सेल्स तो दिखेंगी लेकिन पैसा वापस नहीं आएगा। तो इस तरीके से अथॉरिटी का मिसयूज होगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर ही होनी चाहिए। 6th है अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, उसने अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। हर छोटी छोटी बात के लिए अपने सीनियर के पास नहीं जाना। तो सीनियर के पास वो सिर्फ तभी जाएगा जब किसी चीज के बारे में उसको समझ नहीं आ रही है या उसके स्कोप के बाहर है, उसकी अथॉरिटी के बाहर है। अदरवाइज अपना काम खुद ही करना है, अपने सीनियर के पास नहीं जाना है। इस प्रिंसिपल को भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो क्या है ये 7th प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो सुपीरियर है वो अथॉरिटी को डेलीगेट तो कर सकता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। मतलब वो अपनी जिम्मेवारी दूसरों के सर पर कंप्लीटली नहीं डाल सकता। डेलीगेट कर सकता है कि आप मेरा काम कर दीजिए, लेकिन शिफ्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स कि जो सुपीरियर होगा वो हमेशा ही अकाउंटेबल होगा जो काम उसको मिला है, चाहे रिजल्ट सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, जिम्मेवारी उसकी ही रहेगी। अब बारी आ गई फिर से एक बढ़िया सी एग्जाम्पल की। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहा है? वो ये कहता है कि मैं इशू करूंगा इंस्ट्रक्शंस, असाइन करूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो मेरे अंडर लाइन मैनेजर काम कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे और टारगेट अचीव हो जाए। क्योंकि ये प्रोडक्शन मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट ने बोला होगा कि आप टारगेट अचीव करिए, और उसने क्या किया? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया लाइन मैनेजर को। अब जो लाइन मैनेजर है, अगर वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, वो तो प्रोडक्शन मैनेजर को एक्सप्लेन कर देगा कि दिस इज द रीजन, इस कारण से मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अब आप फिर से सोचिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी, क्या रिजल्ट निकलेगा इस प्रॉब्लम का? रिजल्ट ये आएगा कि प्रोडक्शन मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वही अकाउंटेबल रहेगा टॉप मैनेजमेंट को। वो टॉप मैनेजमेंट को जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरी गलती नहीं है, गलती लाइन मैनेजर की है कि उसने अंडर परफॉर्मेंस की है। उसे ही जवाब देना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे नहीं दे सकता था, फेलियर की जिम्मेवारी उसे ही लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही हमारा डेलीगेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो मैंने आपको 3 वीडियो लेक्चर्स में कराया है। तो तीनों वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि सब लोगों तक एजुकेशन पहुंचे, सब लोग अपने सपने साकार करें। तो एंजॉय लर्निंग,
स्टे कनेक्टेड, मैं जल्दी आऊंगी नए वीडियो लेक्चर्स के साथ. सो एंजॉय लर्निंग माय डियर लर्नर्स. थैंक यू.